हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ अ गाइड टू रियलिटी ऑफ विलेनेस एक्स्ट्रा। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। एनिस ने सारे के सारे आलू बहुत ही ज़्यादा अच्छे और प्रोफेशनल तौर पर छील दिए थे। वहाँ के सारे जूनियर सर्वेंट उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए जा रहे थे, क्योंकि एक नॉबल लेडी इन सारी चीज़ों को इतनी अच्छे तरीके से कैसे कर सकती है। और एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज अंदाज में, जबकि दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस अंदाज में उसके तरफ तालियां बजा रहा होता है और कहते हैं कि टू बी ऑनेस्ट, आप इस तरह कर सकती हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपने ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म कर ली। दूसरी तरफ एनिस फ्लेक्स कर रही होती है और उसके तो उसने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से काम कर दिया है। और वो फ्लेक्स करते हुए कहती है, हाँ, मैंने भी सोचा नहीं था कि मेरे पास इस तरह का भी कोई टैलेंट मौजूद है। पहले उसे दोनों के दोनों सर्वेंट या कह लो शेफ के देखते हैं, फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके दिमाग में किसी तरह की कोई खुराफात आती है, जैसे कि वो कुछ और उसे कराना चाह रहे थे। इसके बाद जल्दी से वो जाते हैं और उसके सामने और भी बहुत सारी चीज़ें छीनने के लिए ले आते हैं, जिसे देखकर उसको इतना जो ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये किस किस्म के हार्टलेस पर्सन है जो कि इतनी सारी चीज़ों को मुझे दे रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जो कि मैं इतनी जल्दी से नहीं सक्सेस कर सकती, इतनी जल्दी हासिल नहीं कर सकती। और एक ऐसा पर्सन जिसने कोई भी मुश्किल काम किए बगैर बहुत सारे पैसे कमा लिए हों, उसके लिए तो ये बात एक नॉर्मल सी ही है। फिर वो अपने मन में कहती है, वैसे अगर कंपेयर किया जाए स्वाड को लेकर बैटलफील्ड में लड़ने से, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और अब वो कैरेट को खड़ी हुई छील रही होती है और बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा भी आया जा रहा था। और वो गुस्से में अपने मन में कह रही होती है कि मैंने 100 ऑफ पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज और कैरेट्स को मैंने खुद से छीला है, और अभी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली बात है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई जा रहा था और अपने मन में वो खड़ी हुई इस तरह बड़बड़ाई जा रही थी कि पीछे से कोई आता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता है और उसे उस तरह छीले देख काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे पूछता है। वो बर्ड था जो कि उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। एल्बर्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान था कि आखिर ये यहाँ पर इस तरह कैसे कर सकती है। एनिस बहुत ही ज़्यादा काम और कंफ्यूज अंदाज में कहती है, मैं कैरेट को छील रही थी, मैं उन्हें पील कर रही थी। एल्पीडिया कहता है, मेरा मतलब कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर तुमसे रीज़न पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम इन सारी चीज़ों को क्यों छील रही हो। वह कहती है, क्योंकि ये मेरा मिशन है। वो हैरान, क्या मिशन? आखिर कैसा मिशन है? फिर उसके हाथों को देखता है जिस पर काफ़ी ज़्यादा किस्म के कट लगे हुए थे और उसके हाथ के बारे में पूछता है, जिस पर वो अपने मन में कहती है, ये तो कोई स्पेशल नहीं है। हाँ, ये मेरे नाइफ़ के ज़रिए मुझसे कट हो गए थे, थोड़ी बहुत कटेस लग गए हैं, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। उसे बेइंतहा गुस्सा आता है और ज़ोर से चिल्लाता है, हेड शेफ़! जल्दी से हेड शेफ़ भागा हुआ आता है और कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। वो उससे बोलता है कि आखिर ऑफिसर एल्बर्टीन यहाँ पर क्या कर रही है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जा रहा था और वो उस शेफ को ऐसी किलर भरी निगाहों से देख रहा था जैसे कि वो अभी के अभी उसको जान से ही मार देगा। वो शेफ से कहता है, मैंने डायरेक्टली तौर पर इसे अपना असिस्टेंट बनाया था मेडिकल रूम का। वो कहता है कि ओ ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग में वो कुछ और बोलने की कोशिश करता है। फिर एल्पीडिया उसे कहता है, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर इसे ये करने का ऑर्डर किसने दिया था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और घबराया हुआ था। हेड शेफ को इतना ज़्यादा घबराए और कंफ्यूज अदा में देखकर एल्पीडिया तो इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि ये इस वक्त किसी न किसी पर्सन को अपनी जगह पर सज़ा के लिए खड़ा करेगा। और वो अपने हाथ को बांधे हुए उसे कहता है, चलो बताओ मुझे, आखिर वो कौन पर्सन है जो कि तुम्हारी जगह पर पनिशमेंट हासिल करेगा और तुम अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा कर उसको अपनी जगह पर खड़ा करोगे। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो एलनावी था। वो उसका बात सुनकर अपने सर को पकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एनिस और एल्पीडिया दोनों के दोनों एक जगह पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। एल्पीडिया उसके ज़ख्मों को ट्रीट किया जा रहा था अपने कपास के ज़रिए उसके साथ। वो कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, इन सारी चीज़ों की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो काफ़ी गुस्से में उससे कहता है, क्या तुम्हारे लिए सिर्फ काफ़ी होगा कि अगर तुम अपनी सारी की सारी उंगलियों को इसी तरह गवा बैठो। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी और अपने मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अंदाज में देख रही होती है उसे। फिर वो अपने जेब से एक हैंडकरचिप, एक रुमाल निकालता है और उसकी उंगलियों को साफ करना शुरू करता है। फिर वो उसे देखकर कहती है, हे, ये तो वो है जो कि मैंने इसको धोकर दिया था। एल्पीडिया उसको देखकर कहता है, आखिर तुमने ये मुझे हैंडकरचिप वापस से क्यों लौटाया?
तुमने देखा था, मैंने इस वक्त तुम्हारे मुंह पर उसको फेंक दिया था। एनिस अपने मन में कहती है, मुझे वाकई में पूरे तौर पर पक्का हो चुका है कि इसके साथ और लॉयड के साथ ज़रूर कुछ तो कुछ हुआ है। और एलपीडी अपने मन में कहता है, मैंने सोचा था इसके और लॉयड के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, लेकिन आखिर इसने मुझे ये वापस से क्यों दिया है। एनिस काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और उसे कहती है, ये मैं उस वक्त मैंने उठा लिया था, मुझे लगा कि शायद तुमने इसे उस वक्त गिरा दिया था। वो कहता है, तुमने ऑलरेडी देखा था कि मैंने इसको फेंका है। वो और ज़्यादा घबराना शुरू कर देती है और कहती है, इस वक्त नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम शायद गलत सोच रहे हो। फिर वो दोबारा से रुमाल लेकर उसके हाथ को साफ करना शुरू करता है। फिर एनिस उसको कहती है, ओ तुमने उस दिन मुझे पार्टी में गिरने से बचाया था ना, तो मैंने सिर्फ अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हारी तरफ दिखाने के लिए मैंने ये रुमाल को धो वो के तुम्हारे पास वापस भेज दिया। वैसे तुम्हारे लिए मेरा ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई अदर चॉइस मौजूद नहीं थी। शायद वो इस वजह से क्योंकि हर जगह पर मेरी बैड रेपुटेशन चल रही है और तुम्हें यही लग रहा था कि मैं बिल्कुल उसी तरह हूँ। और अपने मन में कहती है, वो तुम अकेले ही थे जो कि हमेशा मेरे सामने एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इख्तियार किया करते थे रवैया। उसकी इस बात पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उसे गौर गौर से देखना शुरू करता है। फिर वो उसके हाथों की और ज़्यादा परवाह करता है और उसे गौर से देखना शुरू कर देता है। एनिस बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए अंदाज में उसको देख रही थी। मन में कहती है, आखिर ये मुझे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहा है? क्या फादर ने इसको ये सारी की सारी चीज़ें करने को कहा है? क्या फादर ने कहा है कि ये मेरे साथ इस तरह के काम करे जो कि अगर मुझे चोट लगे तो ये मुझे ठीक करते, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। वाकई में यूजली तो अब इतना ज़्यादा मेरी तरफ अच्छा तो नहीं होता। ओह, मे भी शायद इस वजह से हो सकता है। रेपुटेशन क्योंकि मेरी अब बेल्ट हो चुकी है लोगों के सामने और काफ़ी अच्छी हो रही है, शायद इस वजह से। फिर एलपीडी उसको कहता है, वैसे मैंने सोचा था कि शायद मुझे इर्द गिर्द के रूमर्स पर कोई भी परवाह नहीं करता, मैं कान नहीं धरता, लेकिन शायद मैं इस बात में मुकम्मल तौर पर गैस कर सकता हूँ कि मैं उस वक्त गलत था। ये एम्बेरस पीपल बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म के लोग हैं और उसे ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा शर्म आई जा रही थी। उसका मुंह लाल हुए जा रहा था। उसके साथ साथ उसका जो एक्फेक्शन लेवल था वो बढ़ता ही चला जा रहा था और उसकी अब रेड से आहिस्ता आहिस्ता वाइट पर होती जा रही थी और उसके +18 करते करते पूरी की पूरी वाइट हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अपने मन में कहती है, क्या ये इस वक्त गिल्टी फील कर रहा है? वैसे मैंने मेलवी और अपने फादर के अलावा किसी के भी इस तरह अफेक्शन लेवल को अपनी तरफ से नहीं देखा, क्योंकि अब एल्पीडिया का पहले रेड से वाइट अब वाइट से ब्लू हो चुका था, यानी उसकी तरफ उसका अफेक्शन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर वो दोबारा से उसे एक सवाल पूछने की इजाज़त मांगता है। फिर एनिस उससे एक सवाल पूछने की इजाज़त मांगती है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, तुम मुझसे पूछ सकती हो। वो उससे पूछती है, आखिर तुम मेरे वेपन्स को बेचने में मदद क्यों कर रहे थे? वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था और अपने मन में वैसे ही कहती है कि उस वक्त जब मैं उनके साथ बातचीत कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा घूरे जा रहा है। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि ब्लड एल्पीडिया होगा। वैसे अगर देखा जाए तो लोगों के सामने एक बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना हरकत हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस को अपने नाम करवाना जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर्ज अपने ऊपर लेके बैठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ाना अंदाज है, क्योंकि उसका सारा कर्ज आपको खुद से अदा करना पड़ता है। एलपीडी उसको कहता है, वैसे अगर कैलकुलेटेड तौर पर इंटरनेशनली अरेंजमेंट को देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और करेक्ट थे। और दूसरी तरफ यूँ कहा जाए कि मैं इंटरनेशनली तौर पर उस जगह पर इसलिए गया था कि मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकूं या मैं किसी की भी हेल्प कर सकूं। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ अंदाज में दूसरी तरफ आके बढ़ती हुई कहती है, ओ मे भी तुम्हें लगा था ये। और अपने मन में कहती है, मैं सिर्फ उस वक्त उसकी हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि मेरी उस जगह पर कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं थी, सिर्फ एक गुड प्योर विल थी जो कि सिर्फ मैं उसकी मदद के तहत कर रही थी। एलपीडी उसको कहता है, वैसे मैंने तुमसे जो अभी सवाल किया था कि आखिर तुमने ये सारा का सारा काम किस लिए किया, तो मुझे उसका आंसर अगर नहीं देना चाहती तो तुम मत दो, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, लेकिन वो खामोशी से उस जगह पर बैठी हुई उसे देखी जा रही थी और अपने मन में कहती है, ज़्यादातर हम दूसरों की तरफ जो अपनी काइंडनेस जो फील करवाते हैं हम उसको छुपा कर ही रखते हैं, लेकिन बाज़ मौके पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी काइंडनेस को लोगों के सामने रिवील करें।
स्पेशली तौर पर उन मौक़ों पर जिस जगह पर बैड रेपुटेशन इस तरह फैले जा रही थी जैसे कि वो बिल्कुल सच और हकीकत हों। इसके बाद एल्पीडिया अपने दिल पर हाथ रखते हुए कि मैं उन सब की वजह से आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ जो भी उन सब लोगों ने आपके साथ किया है। और वो इस तरह का एक लंबा चौड़ा सा भाषण देना भी शुरू करने ही वाला था कि उससे पहले ही एनिस उसको रोकते हुए कहती है, मुझे इन सारे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या नहीं। और वो उसके सामने एक प्यारी सी स्माइल देती है। वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपनी आंखें फेरते हुए कहता है, चलो ठीक है, कल तुम्हें मेरी असिस्टेंट के तौर पर मेडिकल रूम में तुम मुझसे मिलना है। और अपने मन में कहता है, क्या ये इतना ज़्यादा सिंपल है कि तुम इस चीज़ों की परवाह बिल्कुल नहीं करते। इसके बाद एनिस लेकिन वो जाने से पहले पलटती है और उसको कहती है कि मर्क्यूरियस, मुझे नहीं लगता कि उस जगह पर यानी किचन में आपका कोई भी काम था या आप किसी भी वजह से आए थे। क्या आप पर्सनल तौर पर वहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आए थे कि आखिर मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। जिस पर एल्पीडिया उसके बात पर राज़ी हो जाता है। फिर एनिस का एक सिस्टम अपेयर होता है जो कि उस पर लिखा हुआ था कि नेचुरल तौर पर किसी की सिंपैथी अचीव करना, वो भी पहली मर्तबा, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है। और ये एक स्टेप है जो कि 1000 माइल रोड को पार करने के लिए पहला कदम है। और दूसरी तरफ एक क्विज आता है जिस पर लिखा हुआ था कि ये फंक्शन इस वक्त एक्टिवेट हो चुका है और आपकी अचीवमेंट का रिवार्ड है।